हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं ऋषभ। ऋषभ हमारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे, बहुत ग्रुप के, और इस बार के इन्होंने जनवरी 25 अटेम्प्ट में अपीयर हुए थे। तो ऋषभ का एआईआर ऑल इंडिया रैंक 50 आया है। तो आज आप लोगों के साथ मैं थोड़ी बातचीत करने जा रहा हूँ, ताकि कई क्वेरी स्टूडेंट्स की होती हैं जो वो जानना चाहते हैं कि अक्सर एआईआर स्टूडेंट्स की क्या अलग से प्रिपरेशन होती है। तो आज हम खुद ऋषभ से बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो अपना ये एग्जाम की प्रिपरेशन है वो की, क्या इनको भी उतना ही डर लगता है जितना आप लोग लगता है, आखिरी दिन प्रिपरेशन कैसे होती है, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कितनी रिविजन्स होती हैं। तो कई क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा कि जो आप अक्सर स्टूडेंट से क्वेश्चन रहते हैं वो इसके अंदर हैंडल किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन ऋषभ। थैंक यू सर। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरा इंटरमीडिएट के अंदर? कि पहली बात तो ये बताओ, इस समय लग कैसा रहा है आपको? सर बहुत ज्यादा खुशी है कि मतलब ऑल इंडिया रैंक 50 आया मेरा। सर पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। मतलब ये जो फीलिंग है ना, ये वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। एग्जैक्टली ये जो बच्चा उससे गुजरता है ना, उसको पता चलता है कि जैसे ना मेरी मेहनत का फल मुझे मिला। तो बात दो ग्रुप देना और मेहनत। आपका पहला ही अटेम्प्ट था? हाँ सर बिल्कुल। पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक आना, आपने सोचा था कि आप कितने मार्क्स बन पाएंगे? मतलब बच्चे कहते हैं ना कि सर ऑल इंडिया बच्चा है ना, पहले से प्रिपरेशन बहुत अलग तरह से होती है, कुछ अलग प्रिपरेशन पहले से प्लान किया था आपने? देखो, जैसे बोलते हैं कि एक ऑल इंडिया रैंकर बच्चा पहले से प्रिपरेशन कुछ अलग तरीके से करते हैं। ये तो सर मैं नहीं मानता कि कुछ प्रिपरेशन प्री प्लान होती है इसकी। नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, तो जो नॉर्मल स्टडी करते हैं हम। देन सर अगर आप कुछ मतलब मैंने कुछ प्लान किया था, सर ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मैंने सर जो एग्जाम दिए थे ना, लिटरली सेम एग्जाम वाले दिन तो ये था भाई कि पास करवा दो बस, जैसे भी होता है। तुम्हें कोई डर लगता था कि हाँ पास होंगे कि नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल। तो वही मैं बच्चे से अक्सर बोलता हूँ कि बच्चे से अच्छा रैंक होल्डर बच्चा भी होता है, उसको भी आखिरी दिन डर लग रहा होता है कि बस यार पेपर पास हो जाए किसी तरह से। हाँ सर बिल्कुल यही फीलिंग था, बस पेपर पास हो जाए। इतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया सच में उस टाइम पे। तो मतलब आपकी तैयारी में कुछ अलग, मतलब जो बच्चों को बताना चाहो कि हाँ यार रैंक करने के लिए ये तैयारी करनी होती है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको कुछ अलग से नॉर्मल करना होता है ना। तो वही मैं बच्चों को हमेशा अक्सर कहते हैं कोई ऐसी नहीं है कोई अलग से कोई अलग स्ट्रेटेजी होती है रैंक होल्डर की, जो हम बोलेंगे रैंक होल्डर स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं होता। बस वही है कि आप प्रॉपर मेहनत करते रहो। अच्छा, दूसरा फिर बच्चे बोलते हैं सर रैंक होल्डर बच्चे ना शुरू से बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो आपका मतलब पास थोड़ा सा रिकॉर्ड बताओ, 10th में 12th में क्या मार्क्स रहे? 10th में तो मेरे एग्जाम नहीं हुआ था, मैं कोविड-19 में। अच्छा, तो वो बहुत मस्ती वाले 12th? बिल्कुल सर, मतलब उसके बाद 11th 12th सर मैं स्कूल में भी नहीं गया। अच्छा, मेरा पास में स्कूल था, मैं तो स्कूल में भी गया था सच्ची बताऊं तो 10th 12th में क्या मार्क्स थे आपके? 84% था सर। 84% मार्क्स थे। मतलब आपने वो वाली दुनिया ने देखी कि मैं टॉपर था क्लास का? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। टॉपर की रैंक नहीं आती है। बिल्कुल सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत जरूरी होता है। बच्चों को ना अक्सर एटीट्यूड आता है कि नहीं यार रैंक होल्डर तो ना एक अलग प्रजाति, एक अलग स्पीशीज होती है। वो 12th से 10th से रैंक होल्डर्स होते हैं, उनकी रैंक आती है। सर मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मतलब 10th में 12th में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं भाई, मेरे को टॉप पे आना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरा उसके ऊपर आ जाए। अब थोड़ा सा स्टडी प्लान बताओ अपना, कि जैसे मान लो एक बच्चे ने, आपने अपनी क्लास शुरू की थी, आपने जनवरी अटेम्प्ट प्रिपेयर किया, आपने कितना समय पहले क्लास शुरू करी? सर मैंने अप्रोक्स 11 मंथ पहले क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। तो मतलब आपका ये पहला अटेम्प्ट था, आपने अटेम्प्ट छोड़ा नहीं भी? नहीं सर बिल्कुल। अक्सर बच्चा कहता है कि जो बच्चा जैसे 9 महीने बाद 10 महीने बाद जो टाइम मिलता है उसमें अक्सर रैंक नहीं आ पाती। कोई आपको अटेम्प्ट नहीं छोड़ा आपने? जो आपका पहला अटेम्प्ट बनता था आपने वही अटेम्प्ट दिया है? हाँ सर मेरा यही मानना है कि कभी भी अटेम्प्ट मिस नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप उसमें वही आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट बन जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और आपने मतलब वही 11 महीना पहले 10 महीना पहले स्टार्ट किया क्लासेस को। थोड़ा सा आइडिया दो, मतलब किस समय आपका पहला ग्रुप पूरा हो गया, किस समय सेकंड ग्रुप पूरा हुआ, कितना समय लास्ट में रिवीजन के लिए मिला? सर मेरा ये माइंडसेट कभी नहीं था कि मेरे को ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है। माइंडसेट ये था भाई 10th में भी 6 पेपर दिए थे, अभी भी 6 पेपर देने दे सकता हूँ। मैंने उस स्ट्रेटेजी के साथ शुरू किया था। मैंने बहुत ग्रुप की स्टडी साथ में की थी, मतलब मैंने ये नहीं किया कि फर्स्ट ग्रुप पहले खत्म करूंगा देन सेकंड ग्रुप शुरू करूंगा। मैंने बहुत ग्रुप साथ में चलाया था। ठीक है। अल्टरनेटिव डे पे। ठीक है। तो सर जैसे मैंने फेब में रिजल्ट आया था लास्ट ईयर, तो उसके कुछ 3 दिन बाद ही शुरू कर दिया था कि भाई टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो जुलाई के लास्ट वीक आते आते मैं प्रिपरेशन सब डन था। मेरी जो क्लासेस थी, जो टेस्ट देने थे क्लासेस में, जो क्लासेस मेरे को रेगुलर अटेंड करनी थी, वो हो चुका था सब। मेरे पास मोटा मोटे 5 महीने बचे थे। अब 5 महीने मेरे को प्लान करना था। ठीक है। कि भाई क्लासेस से तो अगर पास होते तो सब पास हो जाते। हाँ जी। बात सिर्फ 5 महीने की होती है सेल्फ स्टडी में कि आपने क्या किया। तो सर अगर मैं बताऊं कि मैंने कुछ प्लान किया था कि इतनी रिवीजन करनी, कुछ नहीं किया सर। मैंने 4 पेपर जो कितनी रिवीजन करी आपने? सर ऐसे कोई प्री प्लान नहीं था कि कितनी रिवीजन करनी। फिर एक अंदाजन बच्चा को एक तो मतलब आपने क्लास के साथ साथ किया। हाँ। उसके बाद कितनी बार आपने सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट किया? सर मिनिमम 4 बार तो दिया होगा रिवीजन हर सब्जेक्ट का अपने आप में। और उसमें टेस्ट कितने इंक्लूडेड थे? सर टेस्ट तो हर सब्जेक्ट के फुल सिलेबस 4 से 5 टेस्ट दिए हैं आपने? हाँ। मतलब बच्चा अक्सर कहता है ना कि टेस्ट से कुछ नहीं होता, तो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए और आपने उसके बाद फुल सिलेबस? सर मैंने ज्यादातर तो फोकस फुल सिलेबस पे किया, क्योंकि उसमें राइटिंग प्रैक्टिस की आइडिया हो जाए कितना कि राइटिंग स्पीड हम 3 घंटे पेपर पूरा कर पा रहे कि नहीं, और सिर्फ फुल टेस्ट से ही पॉसिबल हो पाता है।
अच्छा, फिर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को अक्सर मैंने देखा है, लास्ट के जो पेपर के दिन होता है, वो 1 दिन 1.5 दिन, उसकी क्या प्लानिंग रही आपकी? पहले बताओ, आपका सिलेबस पूरा हुआ? हाँ सर, सर 1.5 दिन में सिलेबस पूरा होना पॉसिबल था। 1.5 दिन में सिलेबस पूरा नहीं हुआ? मतलब एक रैंक वाला बच्चा भी ये कह रहा है कि मैं सिलेबस छोड़ के गया था। सर वही 70-80% सिलेबस पूरा 70-80% पूरा हुआ था। तो मतलब एक बच्चा जो घर से ये डर जाता है ये सोचकर कि 60% सिलेबस पूरा हुआ है, मैंने टैक्स में इनकम टैक्स पढ़ा, जीएसटी आधा छूट गया मेरा, मैंने लॉ पढ़ा तो उसमें अदर लॉस के 2 टॉपिक छूट गए मेरे, ये तुम्हारे साथ भी हुआ है? सर लास्ट 1.5 दिन में स्ट्रेटेजी यही रहती है कि जो मोस्ट वेटेड चैप्टर है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पहले तो उनको कवर करो। जो लीस्ट एक्सपेक्टेड है, जिसका मतलब 5 से 10 नंबर की वेटेज है ओवरऑल, वो छूट जाए तो उसका बुरा भी लगता है इतना। बस एक मेजर टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, और मेजर पहले किया हुआ होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा लगा कि पेपर में मैं रिवाइज करके नहीं गया, लेकिन मेरा टॉपिक मुझे याद आ गया पेपर में? सर ऐसा भी हुआ है, क्योंकि मैंने 4 से 5 बार रिवीजन। मैं अगर ये कहूं कि आप ये कह रहे थे कि मैं 60% आखिरी दिन रिवाइज करके गया, 70 कर गया, उसमें से बाकी 30 से क्वेश्चन आया, छोड़ तो नहीं दिन पेपर में? नहीं सर, छोड़ने थोड़ी ना है, याद आता है ना। मतलब बच्चे को डर ये लगता है कि मैं आखिरी दिन नहीं पढ़ता ना, मुझे याद नहीं आता पेपर में कुछ भी। एक मतलब मन की भावना है कि ऐसा होता है कि हाँ याद नहीं आता, बाकी आता है याद पेपर में। जैसे सर मैंने शायद आपसे मिला था, मतलब जब एग्जाम थे मेरे, तो आपने मेरे को बताया था कि मतलब अभी आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप सब भूल रहे हो। मैंने आपके साथ शेयर, हाँ मुझे याद है, आप आए थे मेरे पास बैठ। तो सर आपने बताया था कि जैसे आप 3 घंटे एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको सब अपने आप याद आने लग जाएगा। वो हम बोलते हैं ना, बच्चे को समझ नहीं आती है, 32 साल ज्यादा थोड़ा हो जाएगा, अभी याद नहीं रहा, लेकिन होता है ऐसा। मतलब आपको जब आप उस माइंडसेट पे आते हो ना कि मैं लिखने वाला हूँ, शायद आपको याद आता है। मतलब मैं वही जानना चाह रहा हूँ, याद आता है सर, याद आता है। मे बी एक्यूरेट वर्ड्स याद ना है, बट आपको कंटेंट याद आता है, आप एक्सप्रेस कर। तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप खुद कह रहे हो रैंक लेने के बाद कि आखिरी दिन बच्चा टिप टॉप, जैसे कहते हैं 12th क्लास में तैयारी करके जाता था कि मुझे सब रिवाइज हो गया, तो इंटरमीडिएट में बहुत, हाँ मतलब वही फर्क है ना आपको। मतलब हमें एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है कि आखिरी दिन वो दिन आएगा जब मुझे सिलेबस नहीं कवर हो रहा होगा, फिर भी मुझे पेपर देने जाना है और पेपर में याद आती हैं चीजें, ऐसी बात। अच्छा फिर एक फ्रैंकली एक बात और बताओ, डर लग रहा था रिजल्ट आने से पहले? सर डर के तो बस ये मत पूछो। नहीं तुम्हारी तो रैंक आई है ना, रैंक आने में बच्चों इतने सल्ले होती है, मैं पास हो जाऊंगा। सर मन में ये था कि मैं पहले बताया मैंने कि टैक्स में भाई 40 आ जाए मेरे, पास तो हो जाऊंगा, क्योंकि ये पेपर होता है ना। मतलब तुम्हें ये भी डर लग रहा था कि मैं शायद पास भी ना हूं? हाँ सर बिल्कुल। तो एक रैंक होल्डर बच्चा ये कह रहा है मुझे कि मुझे ये डर लग रहा था रिजल्ट से पहले कि मैं पास भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं इसी पे बताता हूँ। जैसे कल रिजल्ट था ना मेरा, मैं बेड से नहीं उठा, मैंने तब रिजल्ट आज तब बताना, मैं तो तब नींद से उठूंगा, वरना सोने दो। वही बात है ना, जब वो कहते हैं कि डरना कॉमन है, डरना कॉमन है। रैंक होल्डर बच्चे को भी डर लगता है कि पेपर अच्छा हुआ कि कितने मार्क्स आए टैक्स में? सर टैक्स में 64 है मेरे। तुम 40 आएंगे? हाँ सर, बस यही बात मैं बच्चों से समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता है तुम्हारे 40 आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर में मार्क्स कितने आ रहे हैं? 64 नंबर है। अब आप सोचो आपको कितना डर लगता है पेपर। बिल्कुल सर, आप सोच रहे हो कि मैं 40 भी नहीं ला पाऊंगा और आपने मार्क्स कितने आए हुए हैं? 64 मार्क्स आए। ठीक है जी, चलो अब अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। आपने मेरे से लिया यहाँ से लॉ और एसएम। हमारा मुझे थोड़ा थ्योरी वीक था शुरू से। सर थ्योरी वीक था ना, तो मैं एसएम को लेकर बहुत रोते थे कि मुझे एसएम याद नहीं होता। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे कि अच्छा एक तो अक्सर बच्चे बोल रहे थ्योरी वीक था, थ्योरी कैसे हैंडल करी? फिर कई बच्चों की प्रॉब्लम है सर थ्योरी में। तो थ्योरी 3 हो गया आपके पास, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, एसएम हो गया। हाउ डू यू हैंडल थ्योरी? सर मैं लॉ एसएम के बारे में बताता हूँ पहले तो, कि मतलब आपके जो चार्ट्स थे ना, मैंने जो प्रॉपर मॉड्यूल होता है अपना, एक आईसीआई का, एक आपने प्रोवाइड किया था, मैंने उनको तो रखा साइड में कि भाई ये जो 15 पेज है 20 पेज है यही पढ़ ले बस। साहिल सर ने बनाया, इससे बात। आप हमारे कलर्ड चार्ट्स की बात कर रहे थे। मैंने आपको चार्ट्स दिया, आपने बुक खोली ही नहीं। बुक नहीं खोली। मैं इंस्टीट्यूट की बुक खोली नहीं सर, बिल्कुल ना। मेरा स्टडी मटेरियल खोला तो मैंने आपको 3 किताबें दी, वो हमने नहीं खोली। आप सिर्फ किस पे आ गए? ऐसे कैसे रखी? ऐसे कैसे रखी? और आप सिर्फ किससे पढ़े गए हो? सिर्फ चार्ट से। सिर्फ चार्ट से पढ़े मैंने 5 बार 6 बार पढ़े, वो मेरे को नहीं याद है, बट 5-6 बार तो मैंने पढ़े। बल्कि मेरे तो फीवर हो गया था, मैं 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, तब भी मैं सर आपकी वीडियो देख रहा था। और जो रिवीजन वीडियो? हाँ सर बिल्कुल। मतलब हम प्लान ये मान के चलेंगे तुम रिवीजन वीडियो पे फोकस किया तुमने और चार्ट से फोकस किया? बिल्कुल सर बिल्कुल। ईमानदारी से सफिशिएंट था? सर मोर देन सफिशिएंट था, उससे बड़ा कंटेंट आ ही नहीं सकता। मैंने बल्कि उनको भी कट शॉर्ट किया है। लेकिन बच्चा ये कहता है ना कि सर 100 पेज में थोड़ा ना पूरा सिलेबस समराइज नहीं सर बिल्कुल भी नहीं सर, बच्चा मतलब एक बार पढ़े उसको बैठ के, वो 100 पेज नहीं, वो पूरा स्टडी मॉड्यूल है। तो उसमें मतलब आपको लगता है 100% कवरेज है? कुछ ऐसा लगा कि पेपर में इसके बाहर से आके हमारे मेरे को तो सिंगल वर्ड नहीं मिला। मैंने तो 5-6 अटेम्प्ट के पेपर एनालाइज किए, कुछ एकेडमी के पेपर आते थे मेरे पास जो आप लेते थे, कुछ फिर एमटीपी आरटीपी, मैंने 3-4 अटेम्प्ट एनालाइज किए, मतलब क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे को तो सिंगल क्वेश्चन नहीं मिला बाहर से। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई बहुत मैं बच्चों को ये नहीं बोलूंगा किताब ना पढ़ें, बट हाँ मतलब चार्ट से आप ये कह रहे हो कि एटलीस्ट आखिरी दिन अगर हम रिवीजन की बात करें, सर लास्ट 2 रिवीजन की माइंड मैप बन जाता है, माइंड मैप बन जाता है कि आपने पहले अच्छा बुक पढ़ी, मतलब क्लास के टाइम भी नहीं पढ़ी साथ में? आप क्लास लेते तब तो मैंने जो क्लास के साथ में मैंने पढ़ाया वो पढ़ी, उसके बाद तो नहीं पढ़ी आपने चार्ट्स पर? चार्ट्स से सर। अच्छा और लास्ट फिर आप एक चीज और बताओ, आपने साथ साथ जब टेस्ट दिए, जो पहले टेस्ट दिए
उन टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी थी आपकी? सर उन टेस्ट में तो ये था कि मतलब 100 में से 55, 50, 60 नहीं आते थे ना, हाँ। क्योंकि अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर टेस्ट ना हमारे मार्क्स कम आते हैं, उल्टा ना हम इसलिए टेस्ट नहीं देते, उससे ना डिस्करेज हो जाते हैं। सर मेरा मानना ये है, जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं वो भी टेस्ट, उनकी सेम स्ट्रेटेजी तो आप बता रहे हो सर, नहीं हुआ उनका क्लियर। हाँ, वही मैं कह रहा था ना, मैं आपको यही ऐड ऑन करना चाहूंगा वो कि आप टेस्ट ना करना तो मैं भी देखता हूँ कोई बच्चों का ना टेस्ट एक नेगेटिव उनको फीलिंग आती है कि यार मैं तो फेल हो गया टेस्ट में, अब मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया। मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि टेस्ट मतलब आपके जो मार्क्स अब आए हैं, क्या पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे एग्जाम शुरू हो रहे थे 11 जनवरी को, मैंने 5 जनवरी को एक ऑडिट का टेस्ट सबमिट किया था, मेरे को 7 जनवरी को उसका रिजल्ट आ गया। 38 मार्क्स थे उसमें। फेल थे ना तुम उसमें? फेल। अब कितने? अब 61 है। तो बताओ 38 वाला बच्चा कितने समय के अंदर 61 में आ गया? एक हफ्ता से। एक हफ्ते के अंदर। हाँ, मतलब ये मतलब आपने उससे शायद मार्क्स नहीं पाए, लेकिन आपने मैंने उससे सर सीखा ना ये कि हाँ कि पेपर कैसे पूरा होना होता है, वो कैसे पूरा करना होता है। वही इस बच्चे को हम आप समझाना चाहते हैं। टेस्ट इसलिए नहीं दिए जाते कि टेस्ट आपको ये बताएंगे कि कितने मार्क्स आएंगे पेपर में। टेस्ट शायद आपको वो कमियां बता देंगे कि शायद 38 क्यों आए। हाँ सर, आपको वो रियलाइज हो गया कि हाँ यार मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, शायद मेरा पूरा नहीं हो रहा या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ पेपर में, तो वो प्रॉब्लम्स अच्छे आने से क्या हो जाती है। जैसे सर एवीजे में लोग टेस्ट लेते थे आप, मैं स्पेशली यहाँ पे आता था टेस्ट देने, देन 2 दिन बाद में टेस्ट शीट लेने आता था कि भाई साहिल सर ने चेक किया तो मेरे को कमी बताओ कहाँ पे है, और मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। अच्छा, कितने यहाँ पे टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे? सर यही था 65। फेल हुए टेस्ट में कभी? सर फेल तो नहीं हुआ, पास हुए? पास तो हुआ। पास हुए वो चाहे फिर 45, 50 से हुआ, मैं नहीं कहता 80, 90 आए मेरे, 45, 50 आते थे, बट पास हो जाता था। पास हो जाते थे। और उसके बाद आप कितने हैं लॉ में एग्जाम? 68 है आपके लॉ में 68। हाँ। एसएम? एसएम में सर 74। एसएम में बहुत डर लगता था तुम्हें, कैसे हैंडल करिए सर? सर एसएम के पेपर में तो मैं एफएम पे भरोसे था, भाई ये बचा लेगा। तुम्हारी थ्योरी बहुत पुअर थी। बहुत ज्यादा सर। पढ़ा कहाँ से था एसएम? सर आपसे क्लास से लिया था मैंने, मतलब जो आपके चार्ट्स थे मैंने उनको भी रिफाइन करना शुरू किया। अच्छा, तुमने 32 पे के चार्ट को भी रिफाइन कर डाला? मैंने उनको भी रिफाइन करना शुरू किया। अच्छा भाई इतना भी नहीं पढ़ा सर, मेरी थ्योरी बहुत ज्यादा वीक है सर। आता उसी में से? सर उसी में से आता, कुछ भी बात नहीं आता बिल्कुल भी। क्या स्ट्रेटेजी है एसएम की? मतलब कुछ बच्चों से खुल के बोलो ना बच्चों वाली भाषा में, कैसे करनी होती है एसएम? सर जैसे आपकी एसएम की बुक थी, पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं था, मैं क्या करता था लैपटॉप पे आपकी रिवीजन वीडियो चलाई और सुने जा रहा हूँ उसको, 4 बार सुन लिया, 5 बार सुन लिया, अब मेरे को ये पता था ये कंटेंट कहाँ पे मिलेगा। तो मतलब आप फिर लास्ट जो मैं बता रहा था कि आपने से कहता ना हियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके याद किया, कि आपको लगा कि बार बार सुनूंगा चीज याद हो जाएगी। सर मैंने एक तरीका ये भी अपनाया था, मैंने 6 अटेम्प्ट के पेपर को चेक किया कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने प्रेडिक्ट किया था क्वेश्चन क्या क्या थे, 4 क्वेश्चन निकाल थे, उसमें 3 क्वेश्चन मेरे को मिल गए पेपर में, मेरा वो भी लक फैक्टर। चलो 1 लाख फैक्टर भी होगा, अच्छी बात है। चलो, और अब आपका आगे क्या प्लान? आपका हो कहाँ से आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो आप? और यहाँ कैसे क्लासेस कैसे लिया आपने? सर मैं 2 साल से यहीं पे हूँ, तो फाउंडेशन भी मैंने फाउंडेशन भी आपने हमारे से ही की थी। फाउंडेशन में कितने मार्क्स थे आपके? 308। 308 थे फाउंडेशन। मतलब आप मेरे ख्याल से फाउंडेशन से 300 प्लस हो गई। अचानक चेंज कैसे आ गया कि तुम 12वीं में 85% वाले स्टूडेंट थे और अचानक से तुम्हारे अंदर वो शक्ति जागी कि तुम 300 भी ला रहे हो, रैंक भी ला रहे हो? एक काफी फेमस टीचर की लाइन भी है कि टॉप करने टाइम अब है, नर्सरी में टॉप करने का फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं था। मतलब आपको वही बात है ना कि ऐसा नहीं होता कि आप अगर शुरू से टॉपर हो तो आप सीए में टॉपर बन जाओगे, मतलब और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप नहीं कर, मतलब आपने ऑलमोस्ट 300 का जो बैरियर माना जाता है फाउंडेशन में वो भी क्रॉस किया, 300 ऊपर थे। यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक है, आप खुद ही कह रहे हो मैंने कोई ऐसी अलग से तैयारी नहीं करी रैंक की तैयारी के लिए। तो आप लास्ट में बच्चों को मतलब क्या रिकमेंड करना चाहोगे? एक बच्चा मान लो अभी पेपर में अपीयर होने वाला है, 2 ग्रुप की तैयारी कर रहा है, लगभग सिलेबस उसका पूरा हो चुका होगा, डर लग रहा होगा उसको दबा के कि मेरी रिवीजन नहीं होगी, कैसे करे वो तैयारी? सर डर लगना तो ऑब्वियस है इसमें, क्योंकि सर लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम है ये, जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। सर बाकी जो 3-4 महीने का मेरे रिवीजन के लिए टाइम मिलता है, हमें पहले तो सर इसको बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट हमारा वीक है। अब सर इसमें क्या होता है कि किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी का कोई वीक होता है। जैसे मेरे को पोस्ट में सिर्फ 2 रिवीजन किया मैंने, पोस्ट में, अगर ऑडिट में मैंने 5 रिवीजन किया तो पोस्ट में मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 रिवीजन किया, इससे ज्यादा मेरे को जरूरत भी नहीं था उसमें। थ्योरी सब्जेक्ट में कितनी रिवीजन लगती है सर? एक कॉस्ट, चलो आपको उसमें फिर भी समझ आ जाती है। मान लो आप एसएम पढ़ रहे हो, आप लॉ पढ़ रहे हो, इनके अंदर चीजें भूलती हैं। यस सर। कैसे हैंडल करें बच्चे? पहले पढ़े बाद में पढ़े? नहीं सर, जो ऐसा कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट बाद में पढ़ना पहले पढ़ना। मिनिमम तो मिनिमम 4 पेपर, अगर आप बहुत थोड़े लिए जा रहे हो 4 पेपर आपके साथ के साथ चलने चाहिए। थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स? हाँ सर, थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स बिल्कुल। ऐसा नहीं यदि आप अकाउंट कोस्ट एफएम पढ़े जा रहे हो, नहीं हो पाएगा वो, बाद में आप ऑडिट में लैग करोगे। तो आपको 4 पेपर, अगर आप 5 चला सकते हो तो बेस्ट है, 4 तो चलाना पॉसिबल है, क्योंकि मैंने किया 4 पेपर तो साथ में, जब मैंने जुलाई में शुरू किया था। देन अगर आपका कोई भी पेपर बीच में खत्म हो जाता ना, ऐसा तो नहीं कि 4 पेपर एक साथ खत्म हो, एक साथ शुरू किया तो
तो ये पेपर पहले कंप्लीट हो जाता है। तो जो 5वें 6ठे नंबर पेपर है उनमें से जो सबसे हार्ड है, जो आपको डाउट में लगता है, उसको ले जाओ आप बीच में, सही साथ में चलाओ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहले 4 पेपर शुरू बिल्कुल करके सही 4 बात। खत्म करूंगा देन 2 पे आऊंगा, ऐसा नहीं है। मतलब वही बात है ना, जो आपको मुश्किल लगता है उसको पहले उठाओ, हाँ बिल्कुल। और जो आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल लगता है उससे हमारी जैसे दिक्कत क्या होती है, हमें अकाउंट्स कई बार आसान लगती है, हाँ सर। हम ज्यादा करते हैं अकाउंट्स को। हाँ। मतलब जो हम बच्चों गाइड बोलते हैं तुम्हें लॉ मुश्किल लगता है, तुम्हें ऑडिट मुश्किल लगता सर, है, तुम्हें कॉस्ट तो मुश्किल लगता है, तो उसको पहले उठाओ। जो मैं जैसे सर मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, मतलब जो फाउंडेशन में, इंटर में, आर्टिकल्स भी है, फाइनल में भी, अभी पीजी में रहते हैं, तो उनको देखता हूँ मैं, जो सब्जेक्ट उनका फेवरेट होता है ना वही करते हैं वो, वही करते हैं। वो गलत बात वो उन्हें कंफर्ट आता है कि Comfort हाँ आता है, बार बार हाँ। कर रहे हैं, क्वेश्चन भी निकल रहे हैं, जैसे लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कोई लंबा चौड़ा फायदा होता है। मतलब आप ऑडिट में कंफर्ट नहीं आता, ऑडिट में कंफर्ट नहीं नहीं आता, आता। लॉ में भूलता तो है, उसको 5 बार करना पड़ता है। अकाउंट में कंफर्ट आता है 2 बार कर लिए सफिशिएंट है। वही बात ऑडिट तो 5 बार करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अकाउंट्स मत पढ़ो, हाँ। बट वही है कि आपको समझ आना Comfort चाहिए में कि मत यहाँ करो। शायद कम पढ़ के थोड़ा मार्क्स आ जाते हैं, वहां बिल्कुल कम सर। पढ़ लो, लेकिन जो पेपर मुश्किल लगते हैं, आपको शायद टैक्स मुश्किल लगता है, वहां क्या कर लो, ज्यादा तैयारी कर जी लो। सर। चलो, आई होप बच्चों को आपको कोई बातें काफी समझ आएंगी, कई सारे डाउट उनके क्लियर होंगे। चलो, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और अब आप आर्टिकलशिप की तरफ जा रहे हो, प्रोफेशनल सर। जर्नी की तरफ जा रहे हो, तो किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, किसी तरह का कोई रेफरेंस चाहिए हो, तो वी आर ऑलवेज देयर। सर। ठीक है जी, जाइए, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। सेलिब्रेट करिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस समय सेलिब्रेट करना, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आया है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।